देश में अकेला स्टेट बिहार है जिसने जातीय जनगणना कराया। नेता है वो बिहार जाकर बोले, अब हमारे नहीं है साथी आरजेडी के, बिहार जाकर बोले कि ये फेक जनगणना किया हुआ। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? और नीतीश कुमार अकेले नेता हैं जो जातीय जनगणना कराया भी और पब्लिक डोमेन वो जातीय जनगणना दिया भी उस चीज को। पता नहीं अब इंडिया गठबंधन ये लोग बोलते भी क्यों हैं? जिस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहचान लिए उस समय कि ये लोग तो किसी का नहीं है, परिवार से बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए जब वो देख लिए तब वो डिसीजन उसी समय लिए कि भाई इस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है। इस गठबंधन का 70% जो दिल्ली की कॉलोनी है जिसमें पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में बताया कि जो दिन में 4 कलर का पानी आता है, 8 बजे कोई और कलर का पानी आता है, 10 बजे कोई और कलर का पानी आता है। कोई मैं तो अब गांव में देखता हूं, हम लोग के यहां धान भी जो हम लोग बेचते थे तो 2 महीना में पैसा आता था। अब देखता हूं कि 1 बोरा भी धान और गेहूं बेचा जाता है, यूपीआई से तुरंत ट्रांजैक्शन 2 मिनट में हो जाता है। 50% भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बिहार के कंसर्न के इशू को एड्रेस करने का पिछले बार भी बजट में और इस बार भी कोशिश किया। अभी देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम है दरभंगा में। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे अपने पार्टी के तरफ से बात रखने का आपने मौका दिया है। मैं 1-2 बात आपके समक्ष रख करके, और हमारी राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, उनका अभिभाषण हुआ, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय उपसभापति महोदय, हम लोग बिहार से आते हैं, पूर्वी राज्य है, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास में बिहार हमेशा पीछे रहा। लेबर कॉलोनी बन गया था बिहार, और वहाँ कोई 15-20 साल में जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी ने किया तो एक बेस बनाया। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि पहली बार बिहार को लेकर के, जिसको पूर्वोदय बोलते हैं, जो पूर्वी राज्य है, भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बिहार के कंसर्न के इशू को एड्रेस करने का पिछले बार भी बजट में और इस बार भी कोशिश किया। मैं मिथिला एरिया से आता हूं बिहार में, और मिथिला एरिया में देश का 85% मखाना का खेती होता है। देश दुनिया में मखाना का डिमांड है, सब जगह मखाना का डिमांड होता है। 5 लाख परिवार जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, कोई जा करके देखे किस तरह उसकी खेती होती है। बहुत आइडिया भी नहीं होगा यहाँ के माननीय सदस्यों को कि ठंडे पानी में 8-8 घंटे खड़े रहते हैं वो, और मखाना का खेती करते हैं उस हिसाब से, और उनका पैकेजिंग, उनका मार्केटिंग, उसको भेजना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो बजट आया है उसमें पहली बार मखाना बोर्ड जो बिहार में बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों का, खास करके उत्तर बिहार के लोगों का एक बहुत बड़ा सुविधा उनके प्रोसेसिंग में, उसके पैकेजिंग में, उसके मार्केटिंग में, उसके लिंकेज में मखाना बोर्ड के थ्रू होगा। इसी मखाना के, जब नीतीश कुमार जी अटल जी के सरकार में कृषि मंत्री थे तो दरभंगा में मखाना इंस्टीट्यूट बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार आई, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तो उसको डाउनग्रेड करके नीचे कर दिया। अब फिर मोदी जी की सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बना दिया है, मखाना इंस्टीट्यूट को दरभंगा में। मैं 1-2 विषय और टच करके, मैं उड़ान स्कीम, मैं सुन रहा था वित्त मंत्री जी को 120 और
नए एयरपोर्ट को बनाया जाएगा और अगले 10 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। अब उड़ान स्कीम मोदी जी देश को नहीं देते। अभी देश का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में है दरभंगा में। 1950 में वहां फ्लाइट चलता था, 1962 तक चला और उसके बाद जहाज बंद हो गया। अब दरभंगा से प्लेन उड़ सकता है, इतना बड़ा पैसेंजर कैरी कर सकता है। अगर ये उड़ान स्कीम नहीं होता तो देश को तो पता भी नहीं चलता कि इतने सारे सेक्टर है जहां पर एक पोटेंशियल है एविएशन सेक्टर का ग्रो करने का, और इतना बड़ा मोदी जी ने करके दिया। और अभी इस बजट में बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने से बिहार के बहुत सारे लोग गल्फ में रहते हैं, देश के अन्य जगह रहते हैं, और ये जो एनडीए की सरकार है वहाँ पर उसका भी एक ये है कि अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है, लोग डायरेक्ट आकर के वहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ से शुरू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में लोगों को बहुत सुविधा वहाँ से होगी। अभी बिहार सरकार ने दरभंगा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने उसका प्रपोजल भारत सरकार को भेजा है, लैंड एक्वायर करने का पैसा भी दिया है। एक विषय मैं और टच करना चाहता हूं, मैं फिर क्योंकि मैं इसी एरिया को बता रहा हूं, मैं जिस एरिया से आता हूं, अभी गए थे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने। बिहार तो ये तो 18-19 साल में एनडीए सरकार ने उसको उस गर्त से निकाला है। बिहार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं थी उस समय नालंदा में यूनिवर्सिटी था। पूरे चाइना की बात हो रही है, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे। नीतीश कुमार जी उसी एरिया से आते हैं, नालंदा से। उन्होंने इस काम को शुरू किया जब मुख्यमंत्री हुए, और अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, और अभी इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पर पढ़ाई और व्यवस्था वहाँ पर शुरू हुई है, और वो भी काम वहाँ पर शुरू हुआ। और उसी तरह जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, आदरणीय उपसभापति महोदय, एक बड़ा मैं देखा अनाउंसमेंट, उसका दाम इस बार दिया है इन लोगों ने, ये ज्ञान भारत मिशन, 1 करोड़ पांडुलिपि को डिजिटाइज करने के लिए। हमारे एरिया में हर एक ऑल्टरनेट घर में पांडुलिपि, आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि उसको कैसे, जो 700 साल 800 साल 600 साल पुराना है, कि कैसे उसको संरक्षित किया जाए। और अभी सरकार ने घोषणा किया है कि उनको संरक्षित करने का। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ये सारा, तो निश्चित रूप से, और वो जब डिजिटाइज हो जाएगा उसमें तो एक से एक पूरा मिथिला एरिया न्याय पे कितना सारा काम हुआ, लेकिन कभी भी उसको रिकॉर्डिंग ठीक से उसका नहीं किया गया। तो ये एक काम मैं देख रहा हूँ। एक जो मैं सुन रहा था, हमारे एलओपी है, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वहाँ भी बोल रहे थे इस बात को। देश में अकेला स्टेट बिहार है जिसने जातीय जनगणना कराया। जातीय जनगणना साइंटिफिक तरीके से करा के नीतीश कुमार जी ने पब्लिक डोमेन में आज जातीय जनगणना है, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका भी प्लान किया। और जो नेता है वो बिहार जाकर बोले, अब हमारे नहीं है साथी आरजेडी के, बिहार जाकर बोले कि ये फेक जनगणना किया हुआ है, फेक जनगणना किया हुआ है। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, कर्नाटक में कब जनगणना हुआ था? आज तक क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आया कर्नाटक का जनगणना? कर्नाटक में जातीय जनगणना में पैसा खर्च करके आज भी वो जनगणना रिकॉर्ड पे नहीं आया है। बिहार अकेला प्रदेश है और नीतीश कुमार अकेले नेता हैं जो जातीय जनगणना कराया भी और पब्लिक डोमेन वो जातीय जनगणना दिया भी उस चीज को। और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में थे, अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे, पता नहीं अब इंडिया गठबंधन ये लोग बोलते भी क्यों है? जिस तरह से एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पहचान लिए उस समय कि ये लोग तो किसी का नहीं है, ये तो अपने परिवार का है, परिवार से बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए जब वो देख लिए
तब वो डिसीजन उसी समय लिए कि भाई इस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है, इस गठबंधन का। आप बैठे बैठे नहीं बोले, गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। आप बैठे बैठे नहीं बोले और जब उन्होंने कहा नो नहीं बोलेंगे, जब नहीं बोलेंगे, प्लीज अपनी जगह जाइए। आप अपने स्थान पर कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, अंकित नहीं होगा इनका, और अपने स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, ये बात ठीक नहीं, इस प्रकार से बोलना और उचित नहीं है, यह व्यवहार उचित नहीं है आपका। प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए। आपका समय है तो बोलिए और अपने स्थान से बोलिए। मैं तो नहीं बोल सकते, न रिकॉर्ड हो सकता। कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उपसभापति महोदय, ये क्या बात हुई? नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन को देखिए, आप बार बार आसन की अवहेलना मत करिए, उचित यही होगा। बोलिए आप। हाँ, बोलिए संजय। उपसभापति महोदय, नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में भी, मुंबई में भी मीटिंग में कहे कि एजेंडा में डालिए जातीय जनगणना, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। आज जो घूम घूम कर बोल रहे हैं, नहीं माने कि इसको हम लोगों के एजेंडा में डालना है। और अकेला स्टेट है जो ये काम किया, वो आपके जानकारी में देना था। उपसभापति महोदय, आप इनको समझा दीजिए। बिहार में मैंने बताया कि जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम दिया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा वेस्टर्न कोसी, जो कल वित्त मंत्री ने घोषणा किया परसों, कोसी की त्रासदी आप लोग अखबार में देखते होंगे कि पूरा उत्तर बिहार फ्लड से डूबा रहता है, नेपाल से पानी आता है। और अब वेस्टर्न कोसी के लिए भारत सरकार ने इस बार के बजट में सैंक्शन कर दिया कि उस पूरे एरिया में सिंचाई की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये उत्तर बिहार जो है, जो 2/3 बिहार का हिस्सा है, उसको निश्चित रूप से बाढ़ से निदान, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, कहीं न कहीं फ्रेट इक्वलाइजेशन, जब हम लोग झारखंड और बिहार एक था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन कर दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सारा मिनरल्स जाता था झारखंड से, लेकिन उसका कोई बेनिफिट बिहार झारखंड को नहीं मिलता था। इसलिए बिहार में कभी कोई इंडस्ट्री नहीं आया। लेबर फैक्ट्री जो मैं कहता हूं उसी समय से हो गया। पहली बार केंद्र सरकार का ध्यान बिहार पे गया है, और केंद्र सरकार का जो बिहार पे ध्यान गया है, उसमें निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बिहार एक लेवल पे तो खुद भी आ गया है। अभी वो भाषण दे रहे थे, हम लोग तो दिल्ली चुनाव में घूम रहे हैं। मैंने ऐसी स्थिति देश में नहीं देखी जो दिल्ली के कॉलोनियों में रोड का, सोच नहीं सकते हैं आप, सीधे जा नहीं सकते हैं। 70% जो दिल्ली की कॉलोनी है, जिसमें पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में बताए कि जो दिन में 4 कलर का पानी आता है, 8 बजे कोई और कलर का पानी आता है, 10 बजे कोई और कलर का पानी आता है। कोई न पीने का पानी है, न सड़क है, न कोई व्यवस्था है। ये दिल्ली का हाल करके रखा हुआ है। और प्रवचन सुन लीजिए उनका, कितना प्रवचन देखे जाता है कि नई दिल्ली में क्या है। इसलिए मैं तो ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार काम कर रही है, मैं तो अब गांव में देखता हूं, हम लोग के यहाँ धान भी जो हम लोग बेचते थे तो 2 महीना में पैसा आता था। अब देखता हूं कि 1 बोरा भी धान और गेहूं बेचा जाता है, यूपीआई से तुरंत ट्रांजैक्शन 2 मिनट में हो जाता है। 50% से ज़्यादा अभी दुनिया का डिजिटाइज जो भी यूपीआई से आपको ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है इस देश में। ये साधारण चीज़ें नहीं हो रही, ज़मीन पर जो चीज़ें पर्कुलेट करके जा रही है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। उपसभापति महोदय, मैं 1-2 विषय नारी शक्ति को लेकर के जो बजट में किया गया है, 91 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह को, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी रहेंगी, जिनको जोड़ करके उनको लखपति दीदी बनाने का 50 लाख से ज़्यादा हो गई है। बिहार में भी एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार ने जीविका के लिए काम किया।
इतना बड़ा फोर्स बना है इस बिहार में, जो 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई है वहाँ पर। तो इतना बड़ा नारी के सम्मान के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आगे भी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का प्रोविजन किया है इस सरकार के द्वारा, इस बजट के द्वारा। इसी तरह जो मैं देख रहा हूं कि मैंने बताया कि पांडुलिपि के लिए जो संरक्षण के लिए काम किया गया, उसके डिजिटाइज करने के लिए जो काम किया गया है, तो वो एक बड़ा एक प्रभाव हमको लगता है। मुझे लगता है कि जब सरकार बनी यहाँ पर केंद्र में मोदी जी की, और उसका जो थर्ड टाइम बनना, शायद शुरू में लोगों को लगा कि ये कैसे संभव है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार आ गई, एक नेता जिसके फेस पर थर्ड टाइम कैसे कोई सरकार बन सकती है, जो विपक्ष के लोगों को लगा होगा। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया हरियाणा का, महाराष्ट्र का, देश में जो इस सरकार के और जो डेवलपमेंट के चाहने वाले लोग हैं, उनको भी लगा कि नहीं, अब फिर लोगों का जो एक अलग जो एक माहौल बना हुआ था। तो मुझे तो अब यही लगता है कि बजट में जो प्रोविज़न किया गया है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष ध्यान पूर्वोदय के ऊपर है, पूर्वी क्षेत्र के ऊपर है, तो निश्चित रूप से अगर देश का एक पार्ट डेवलप कर जाए और एक पार्ट छूट जाए तो पूरा देश कैसे विकसित होता। तो अब जो ध्यान बजट के द्वारा या सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य है, जो पिछले 70-75 साल में कहीं न कहीं पीछे छूट गए थे, उस पर सरकार का निश्चित रूप से एक ध्यान गया है। एक गवर्नेंस को लेकर के भी उनको एडिशनल सपोर्ट करना है, उसको लेकर के भी। और मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में जो मुख्य धारा में जो राज्य है, उनके साथ अगले 5 साल में, 10 साल में ये सब राज्य भी जुड़ जाएगा। मैं थोड़ा दिल्ली का कंपेयर इसलिए करना चाहता हूं आपके बीच में कि मैं बिहार को लोग था तो वहां सरकार, आज भी लोग जंगल राज बोलते हैं बिहार में, था तो सरकार वहां पर कांग्रेस और आरजेडी का ही, लेकिन पूरा देश मान लिया था कि इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, और वो भी बिहार बदला। कानून व्यवस्था, रोड, सड़क, बिजली, कोई बिहार जाके देखे। पिछले बजट में खास करके जो टूरिज्म के लिए दिया गया, गया में, बोध गया में, राजगीर में, ये जो एक बड़ा जहां बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारा रिलीजन का एक सेंटर रहा वहां पर, और वहां पर जो उसको पर्यटन में हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, पर्यटन में उनको विशेष अटेंशन दे करके उस एरिया को जोड़ने के लिए पिछले बजट में दिया गया है। तो वो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी वहाँ पर काम करेगा, जो बिहार को उस हिसाब से जो फोकस किया गया है। एक जो मुझे लगता है कि मैंने बताया कि ये सब देखने के बाद जब हम लोग दिल्ली में घूमते हैं और दिल्ली के कॉलोनियों में घूमते हैं और जाकर के स्थिति देखते हैं, उसको अपने गांव से कंपेयर करते हैं कि हम लोगों के यूपी बिहार में जो गांव है उससे कंपेयर करते हैं, तो लगता है कि उससे 100 गुना। ठीक है, मजदूरी के लिए, काम के लिए लोग को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिल्ली में आना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो कॉलोनियों की स्थिति है वो बद से बदतर स्थिति में लोग वहाँ पर रहते हैं, और मैक्सिमम लोग पूर्वांचल के लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आने वाले समय में परिस्थिति वहाँ भी बदलेगी। मैं जो भारत सरकार के द्वारा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री जी के द्वारा जो खास करके जो पहली बार जो पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान गया है, उस पर जो विशेष और ख़ास करके जो उनको फोकस्ड एरिया है, जो उनको लगता है कि जिस एरिया में वो लोग पीछे हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, उस पर जो ये ध्यान गया है, उसके लिए अपने पार्टी के तरफ से भी, अपने स्टेट के तरफ से भी, बिहार के तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम पहली बार तो कोई सुधि ले रहा है उस एरिया को। और मैं देखता हूं कि लगता है कि बिहार को जो मदद मिला है उसका रिएक्शन मैं देखता हूं, लगता है बिहार कोई देश से बाहर का आ गया है, इस देश का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से लोगों ने, मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि ये बिहार का बजट है, माने बिहार हमेशा पीछा रहे, वो सूट करता है उनको। जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं बिहार के लिए। आप बिहार को मदद मिल रहा है
उनको परेशानी हो रही है कि बिहार को क्यों मदद मिल रहा है, क्यों मोदी जी बिहार को मदद कर रहा है, क्यों बिहार को ठीक करना चाहता है, क्यों बिहार को इंप्रूव करना चाहता है, उससे उनको दिक्कत हो रहा है। तो इस बार इसलिए अब बिहार के लोग भी ये सब चीज़ को पॉलिटिकली बहुत शार्प लोग हैं, बहुत समझते हैं चीज़ों को, तो उनको समझ में है कि ये लोग किस तरीके से ये काम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो मेन स्ट्रीम में जो मोदी जी का विजन पूर्वोदय का है, मैं तो उसी पर बात कर रहा हूँ, जो पूर्वोदय का उनका विजन है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पूर्वोदय जो पूर्वी राज्य है उस पर जो अगले 5 साल में जो खास करके जो प्रधानमंत्री जी का जो फोकस गया है, निश्चित रूप से पूर्वी राज्य भी इसमें ये जो मेन स्ट्रीम है देश के डेवलपमेंट का, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। और मुझे लगता है कि जो बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार, और जो केंद्र में सरकार है, कहीं न कहीं जो मोदी जी का एक प्रभाव रहा है, जो तरीका रहा है काम करने का, उसका फ़ायदा इन सब स्टेट को मिलेगा। मैं एक बात और आपके संज्ञान में देते हुए कि जो बजट आया है इस बार, उसमें मैं देख रहा था कि अब ये तो खैर एक अलग वो है, लेकिन मैं देख रहा था जो विरासत भी और विकास भी, और सारा विरासत, अगर देश का इतिहास देखा जाएगा, विरासत देखा जाएगा, तो एक बहुत बड़ा उसका बेस बिहार में रहा है। तो उस पर जो विरासत को देख करके और डेवलपमेंट को कंबाइंड करके जो सरकार का फोकस अब है हम लोगों के स्टेट की तरफ, हम लोगों की तरफ, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय कुमार जी। श्री अजीत कुमार भूयान, श्री अजीत कुमार भूयान।